चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। Nation wants to know, ladies and gentlemen, where we feature people who are the decision makers of the country and around the world. राजनाथ सिंह जी, पहला सवाल तो ये है कि 190 सीटों का वोटिंग ये हो चुकी है अभी, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है उसके साथ पार्टियों के बीच जो चुनावी गर्मी है वो भी बढ़ रही है। एक बात कहा जा रहा है कि इस बार वोटिंग थोड़ा कम है, वोटिंग एंथुजियाज्म थोड़ी कम है, इट इज लेस देन लास्ट टाइम। ये ऐसा क्यों है? 5-6% कम क्यों है पिछली बार से? अगर इतना माहौल बन रहा है 400 पार का, तो दिख क्यों नहीं रहा है नंबर्स में? उसका सबसे बड़ा कारण मैं ये मानता हूं कि एक तो जो अपोजिशन का अलायंस जो बनना था वो ठीक तरीके से अपोजिशन का अलायंस बन नहीं पाया है। अपोजिशन को लेकर भी जो अपोजिशन को पहले वोट्स देते थे लोग, माने अपोजिशन में कि एलआई में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे जिनके पक्ष में लोग वोट करते थे उनके अंदर भी हताशा और निराशा है। अब उन लोगों ने भी यह मान लिया है कि इस बार भी गवर्नमेंट यदि किसी की बनने जा रही है तो आज के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की लीडरशिप में ही गवर्नमेंट बनने जा रही है। जब व्यक्ति हताश होता है, निराश होता है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी बढ़ चढ़कर वोटिंग करने की इच्छा नहीं होती है। अब कहता ठीक है, अब वो जीती रहे हैं तो हम वोट क्या करें। आपके वोटर जा रहे हैं, हमारे वोटर्स आ रहे हैं। ये कैसे, और हम कहाँ पूरे- से आपको, मतलब जो एस्टिमेट आप कह रहे हैं ये कहाँ से आपको मिल रहा है? मतलब जो वोट नहीं, हम लोगों की भी बहुत सारी सर्वे एजेंसी जो है काम करती रहती है, उनके माध्यम से भी। क्या फिगर है? दूसरी चीज है, मैं तो ऐसा हूँ लंबे समय से मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और सारे देश में लोगों के साथ अपने संबंध भी हैं, चाहे अपोजिशन के हों चाहे हमारी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के साथ तो हैं ही, और उसके अतिरिक्त भी जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएशन नहीं रखते हैं उन लोगों के साथ भी हमारे संबंध है। तो जो फीडबैक मिला है उस आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ। आपको चिंता नहीं है इसकी? मैंने बिल्कुल चिंता नहीं है, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम लोगों ने जी टारगेट तय किया है एनडीए के लिए कि 400 पार, तो 400 पार तो 400 पार जाएंगे। अचीवेबल है राजनाथ? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। कहाँ से ये नंबर कहाँ से आएंगे 400 पार? नंबर इसी भारत के सारे संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में जो बीजेपी को और साथ ही साथ हमारे जो एलाइज हैं एनडीए के, वो जो सीटें जीतेंगे उसी से हम 400 पार के। Substantial gain कहाँ पे है? आपको 303 मिले थे। इस बार तो मेरे साउथ में ही सब हमको अच्छा गेन हो रहा है। लेकिन देखिए, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में फोरकास्ट करना है ये कोई आसान काम नहीं होता है। या तो मैं समझता हूँ कोई एस्ट्रोलॉजर भी नहीं घोषित कर सकता है कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स आएंगी, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं माहौल देखने के बाद, जनता का मूड देखने के बाद, कि 400 हम इस फिगर को क्रॉस करेंगे। माना जाता है रीजनल फैक्टर्स को आप अंडरमाइन कर रहे हैं, ब्रांड बिल्कुल नहीं, सारे आप रीजनल फैक्टर्स को ना, अंडरमाइन कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, रीजनल फैक्टर को कभी भी अंडरमाइन नहीं करते। तमिलनाडु में डीएम के बहुत बड़ा फैक्टर है, आप उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। केरल में मुस्लिम पॉपुलेशन, क्रिश्चियन पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, उसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। देखिए, मैं तो मुस्लिम पॉपुलेशन में भी मैं कहना चाहता हूं कि मुस्लिम पॉपुलेशन में भी सर्टेन परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी को इस बार निश्चित रूप से प्राप्त होगा। उसका कारण है गवर्नमेंट की जो भी हमारी स्कीम्स रही हैं सोशल वेलफेयर की, उन स्कीम्स की बेनिफिट समाज के हर सेक्शन के लोगों को मिली है। अरे किसी भी सूरत में कास्ट, क्रीड अथवा रिलीजन के बेसिस पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन हमारी गवर्नमेंट ने नहीं किया है। इसलिए वो लोग यह नहीं देखेंगे कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म को मानने वाला है। ऐसे भी लोग हैं, नेक इंसान हैं ऐसे, जो कि देखते हैं कि जिसने हमारे लिए किया है उसके साथ हमको खड़े होना जो है। मुस्लिम समुदाय कहेंगे ये सब बोलने वाली बातें हैं, मुस्लिम समुदाय के जो नेता हैं वो कहेंगे ये बोलने वाली बात है। राजनाथ सिंह जी कहते हैं धर्मनिरपेक्ष अपने आप को दिखाते हैं, बीजेपी दिखाती है, मगर जब कैंपेन में जा रही है बीजेपी तो वही
बातें हो रही हैं, जैसे कि मुस्लिम कोटा क्यों है। अब देखिए मुस्लिम कोटा नेशनल लेवल, देखिए हम लोगों ने आपने मुस्लिम कोटा को इशू क्यों बनाया? नहीं, मुस्लिम कोटा की क्या जरूरत है? नहीं मगर बात जरूरत क्या है? उसको उठाने की जरूरत क्या है? उसको स्पीच में नहीं, उठाने के लिए तो हमारे अपोजिशन के लोग उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री उसके बारे में क्यों कह रहे हैं? नहीं, मैं कहता हूं कि अपोजिशन के जो लोग मिलेंगे, प्रधानमंत्री को उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। यदि प्रधानमंत्री जनता को क्लैरिफाई यदि कर रहे हैं चीजों को कि हमने क्या किया है, तो इसमें क्या आपत्ति किसी को होनी चाहिए? मगर मुद्दा क्यों बनाया इसको? मुद्दा हमने बनाने की कोई कोशिश नहीं की है। हम कभी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन के बेसिस पे पॉलिटिक्स करने वाले लोग नहीं हैं। हमारी पॉलिटिक्स का आधार ही होता है जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, इंसाफ और इंसानियत। यही हमारी राजनीति का आधार है। राजनाथ जी, अगर ये बात है, मंगलसूत्र वाली बात जो आई, इसकी जरूरत क्या है? अब प्रधानमंत्री ने कहा देखिए मंगलसूत्र छीन लेंगे, तो उससे तो वही एक धार्मिक आधार की सोच हो जाती है कि मंगलसूत्र छीन लेंगे आपसे, तो एक तरह से पोलराइजेशन की भाषा नहीं है। नहीं, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स बीजेपी नहीं करती। उन्होंने कहा कि जब ये सर्वे कराने की, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति का सर्वे कराने की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये गड़बड़ करेंगे कुछ। तो सरल और सहज भाषा में लोगों के समझ में आ जाए कि इनकी जो मंशा क्या है, उसे स्पष्ट करने के लिए प्रधानमंत्री ने इसकी चर्चा की। मंशा है, आपको लगता है, आपको विश्वास है यही उनकी मंशा है? मैंने इलेक्शन मैनिफेस्टो को देखने के बाद और इसके पहले भी जो भी लोगों ने कमेटीज बनाई थी, चाहे रंगनाथ मिश्र कमेटी रही हो, चाहे सच्चर कमेटी रही हो, उसकी जो रिकमेंडेशंस रही हैं, उसको देखने से तो यही लगता है कि उनकी कुछ न कुछ मंशा है। और आपने देखा कि इंडियन शंका है आपको? हाँ, आपको शंका है उसको लेकर? हाँ बिल्कुल शंका है। ये कुछ भी कर सकते हैं। मैंने संपत्तियों का सर्वे कराने का क्या मतलब है? इसको इलेक्शन मैनिफेस्टो में डालने का क्या औचित्य है? एक सवाल पूछिए। और एक चीज मैं इसके साथ और मैं बता देना चाहता हूं, आपने देखा होगा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के जो चेयरमैन हैं, उनका स्टेटमेंट भी जो इधर आया है कि आपकी जो पारिवारिक संपत्ति होगी, अब उसका ऐसा होना चाहिए कि 55% गवर्नमेंट के पास जाएगा, यदि डेथ हो जाती है जो उसका परिवार का मालिक है, 45% उस परिवार के पास रहना चाहिए। क्या मतलब इन सब चीजों का? इस चुनाव में क्या मतलब है? और ये तो अमेरिका में बैठे हुए हैं, इनको क्या पता भारत में क्या हो रहा है? लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका में ऐसा हो रहा है। देखिए ऐसा है, और कांग्रेस पार्टी कह रही है अरे वो तो अमेरिका में बैठे हैं, तो जरूरी नहीं है, तो आप नहीं है कि इधर हो, तो ऐसे अपने आइडिया दे रहे हैं। तो इन लोगों ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष उनको क्यों बना रखा है? तो बहुत सालों से बना रखा है, तो वह बोल रहे हैं ना, मैंने कहीं ना कहीं वो कांग्रेस के एक ऑफिस बियर ही हुए ना। और जब भी इनकी गवर्नमेंट रही है उसमें बहुत ही चीफ एडवाइजर के रूप में कई बार अपनी भूमिका भी निभा चुके हैं। जो कल सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आई, उसमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम के बारे में कि ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन हम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, यानी कि शंका के आधार पर हम अपनी डिसीजन नहीं दे सकते। तो इक्वली ये भी कहा जाएगा राजनाथ सिंह जी की शंका के आधार पर हम राजनीति क्यों करें? कि हमें शंका है कि मंगलसूत्र ली जाएगी, हमें शंका है कि अब 50-55% आपकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा, हमें शंका है कि मुस्लिम शंका नहीं है, ये शंका की बात नहीं, उन लोगों ने बोला है इसलिए ऐसा किया है। लेकिन चीजों को बहुत ही सहज और सरल भाषा में समझाने के लिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जिनका प्रयोग करना पड़ता है। कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है बोलचाल की जो कि बहुत सहज और सरल तरीके से लोगों के समझ में आती है, इसलिए यह बात बोली जाती है। आपको लगता है जितने लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर किसी भी खिचड़ी सरकार में आ जाए या फिर अकेले आ जाए, जो होने वाला नहीं है? ना, कभी नहीं आपको प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, प्रश्न ही नहीं ना। पूरी तरह से कांग्रेस का जहां तक सवाल है, अपनी विश्वसनीयता, अपनी साख, यदि अंग्रेजी में कहना चाहिए अपनी क्रेडिबिलिटी, ये पूरी तरह से खो चुकी है। उनको तो ऐसा नहीं लगता, उनको तो ऐसा नहीं लगता, वो तो जीजा जी को ला रहे हैं। जीजा जी कह रहे मैं भी आ रहा हूँ। न लगता हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि देश की जनता को भी यही लगता है। तो वो कह रहे कि बुलाने वाले हैं, उनको लगता है ये बुरा सपना है,
उनको लगता है ये पूरा बुरा सपना है जो मोदी जी प्रधानमंत्री या बीजेपी के 10 साल हो गए, ये बुरा सपना है। बुरा सपना कभी ना कभी मैंने वैसे भी कोई भी इंसान दिन में भी स्वप्न देखता है, वो तो अलग की बात है। वापस आएगी कांग्रेस, स्वप्न देखना कोई बुरी बात कांग्रेस वापस आएगी। हाल फिलहाल मुझे लगता है आप पूरे जुड़े हुए हैं, आपकी राजनीतिक करियर बहुत जुड़ी हुई है, आप मास लीडर है बीजेपी के। आपको लगता है जो ट्रेजेक्ट्री है, जो अप एंड डाउन है, इसमें कांग्रेस वापस आएगी? मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का रिवाइवल हो पाएगा। कांग्रेस का भविष्य क्या लग रहा है आपको? मैं भविष्य वक्ता तो नहीं हूं, लेकिन हाँ, लेकिन मुझे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। मैं ब्राइट इस शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यह उचित भी नहीं होगा ब्राइट शब्द का प्रयोग करना, कि उसमें कभी फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। इस ब्राइट शब्द का भी प्रयोग नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इस समय के हालात को देखते हुए स्थिति काफी नाजुक हो चुकी है अब कांग्रेस की। पूरी लॉबी है इधर, वो कहती है कि 15 से 20%, 20 से 25% वोट अभी भी कांग्रेस पार्टी। वो तो कभी कभी इंडिपेंडेंट भी लड़ जाते हैं, तो 15, 20, 25 और 30%, 35% वोट हासिल करते हैं। चैलेंजर कौन है आपके? चैलेंजर कौन है राष्ट्रीय स्तर पर? बीजेपी के कोई ना कोई चैलेंजर तो होना चाहिए। चैलेंजर कौन है? आप किसको देखते हैं चैलेंजर के हिसाब से इंटरनेशनल? पॉलिटिकल पार्टीज में तो हमको फिलहाल तो कोई दिखाई देता नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि हेल्दी डेमोक्रेसी में होना चाहिए। जो नहीं है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। होना चाहिए लेकिन नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। करें क्या? अब मैं फिर से वही वापस इस सवाल पे जा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शंका के आधार पर ईवीएम पर वर्डिक्ट नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक कहा। प्रशांत भूषण को शंका है, उसका मतलब नहीं है कि हम उसके ऊपर उसके आधार पर ईवीएम को ही नकार दें और कहते पूरे सिस्टम को बदल दीजिए, मगर उसी सवाल को आगे ले जाते हुए शंका के आधार पर, जैसे कि शंका के आधार पर लोगों ने सीए के बारे में कहा, मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने की कोशिश की कि आपकी जो है आपकी सिटीजनशिप चली जाएगी, आपकी नागरिकता चली जाएगी, आपको कागज दिखाने पड़ेंगे, जो सुख नहीं हुआ। मगर शंका के आधार पर अगर बीजेपी कह रही, तो मैं इसको स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं आपसे कि शंका के आधार पर आप कह रहे हैं देखिए ये कांग्रेस पार्टी मुस्लिम कोर्ट आ जाएगी, ये कांग्रेस पार्टी आपकी संपत्ति ले लेगी, ये कांग्रेस पार्टी आपके मंगलसूत्र को लेकर किसी और को दे देगी, किसी और समुदाय को दे देगी, ये कांग्रेस पार्टी मुस्लिम कोटा जुडिशरी में ले आएगी, ये कांग्रेस पार्टी की पूरी जो आधार है वो एक तरफ से घुसपैठियों को आपका मंगलसूत्र लेके वो घुसपैठियों को दे देंगे। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? पहले तो ये मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं शंका के आधार पर नहीं कह रहा हूं। शंका के आधार पर नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे प्रधानमंत्री भी जो कहते हैं कोई शंका है ऐसा नहीं है। मैंने अब तक का जो एटीट्यूड रहा है, जो अब तक का कांग्रेस का ट्रेंड रहा है, समय समय पर जो बातें उनके द्वारा कही गई हैं, जो कमीशन उन लोगों ने बनाया, कमीशन की जिस प्रकार की रिकमेंडेशन आई हैं, इन सब सारी चीजों को देखते हुए यह लगता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट को यदि क्लियर मेजॉरिटी मिलेगी तो यह सब सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करेगी। इस आधार पर मैं कह रहा हूं, शंका के आधार पर हम देश की जनता को गुमराह नहीं करना चाहते। हमको देश की जनता का विश्वास यदि हासिल करना है तो शंकाओं के आधार, तथ्यों के आधार पर हम करेंगे। मैं कहता हूं कि क्यों इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई कि पहला अधिकार जो है मुस्लिम्स का होना चाहिए। क्यों आप कास्ट, क्रीड, रिलीजन के बेसिस पर सोचते हैं? हमारे लिए सभी बराबर हैं, चाहिए हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, यहूदी हो, भारत का नागरिक है, सब एक दूसरे के भाई भाई हैं। हमारा फर्म कन्विक्शन है कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। सब हमारे भाई हैं, सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। अब जैसे 3 तलाक का मुद्दा है, लोग कहते हैं कि साहब दूसरे धर्म के लोगों का यह मामला है, आप क्यों अनावश्यक इस पर आप लोग बोलते हैं? मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, अथवा जो भी हो भारत का जो नागरिक है, उसकी मां, बहन, बेटी हमारी भी मां, बहन, बेटी है। यदि उसके ऊपर कोई जुल्म और अत्याचार होते हुए हम देखेंगे तो हम बिल्कुल उसके साथ खड़े रहेंगे। राजनीति जाए भाड़ में। राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है, राजनीति की जाती है तो देश बनाने के लिए की जाती है, समाज बनाने के लिए की जाती है। और जो मैं कह रहा हूं कि राजनीति देश बनाने के लिए तो समाज बनाने के लिए की जाती है, तो उसके पीछे आधार है हमारा। राजनीति, यह शब्द ही जो है 2 शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति।
और नीति यह शब्द ही संस्कृत के नए धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है ले जाना, टू कैरी आउट। ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो समाज को सन्मार्ग की ओर, सही दिशा में ले जाने का काम करे, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। अब विडंबना यह है कि राजनीति यह अपना अर्थ भी खो चुका है, भाव भी खो चुका है, लेकिन इसके अर्थ और भाव इस राजनीति शब्द के हम समझते हैं और उसी आधार पर हम काम करते हैं। एक सेक्शन है ग्लोबल मीडिया की, वो कह रही है कि इस बार ये इलेक्शन हिंदू मुस्लिम इलेक्शन हो रहा है। ग्लोबल मीडिया को छोड़िए, यह आवश्यक है कि उनका बिल्कुल, ये ग्लोबल मीडिया में जो बैठे हैं सारे लोगों का आईक्यू शार्प हो। मैं नहीं कह मैं तो नहीं मानता, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। अच्छा, जो उनकी एनालिसिस होगी उससे ये ग्लोबल मीडिया पे तरस आती है, भारत के बारे में कुछ नहीं जानता। नहीं जानते हैं, तरस आती है। सही बात है। मगर मैं आप बताइए, भारत दुनिया में किसी देश ने जो काम नहीं किया भारत के हमारे ऋषियों और मनीषियों ने कर दिया। वसुधैव कुटुंबकम, होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। क्या दुनिया किसी दूसरे देश ने सोचा कभी? सोचा तो भारत ने सोचा। भारत को ग्लोबल मीडिया समझ लेगी अच्छी तरह, ये समझ ले, ये हमारी कामना है, ईश्वर से प्रार्थना है, लेकिन आसान नहीं है समझना। प्रॉब्लम उसके लिए पूरी ऑनेस्टी चाहिए। इस बार प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे खुलकर बताएं। खुल के कोई प्रॉब्लम तो होगा इलेक्शन में इस बार। राजनाथ जी, आप प्रॉब्लम है कि आप बड़े बड़े नेता बीजेपी के, उनसे बात करें तो लग रहा है कि सब कुछ बहुत मतलब इतने आसान तरीके से चल रहा है, 350 400 पार आसान से, ऐसा होता तो नहीं है। देखिए पूरी कोई आपको 10 वर्ष जैसे आपने कितनी पॉलिटिक्स देखी, आप 4 बार अध्यक्ष रह चुके भारतीय जनता पार्टी के, आप सबसे अनुभवी नेता है, वरिष्ठ पोजीशन पर है, आपको प्लस और माइनस दोनों देखा होगा। माइनस क्या है इस बार? देखिए सबसे बड़ी चुनौती जो हम लोगों के सामने है, और जिस चुनौती पर हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं और विजय प्राप्त करेंगे, ये आत्मविश्वास भी है हमारे साथ। भारत को विकसित भारत बनाना है, डेवलप्ड कंट्री के रूप में भारत को बनाना है। इसके अलावा मुझे कोई चुनौती नहीं। ये राजनीतिक रिप्लाई नहीं, ये आपकी विजन स्टेटमेंट है। मगर ये मैं आपको राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या ठाकुर आपसे नाराज हैं? बहुत बड़े ठाकुर नेता है। क्यों? आप ठाकुर नेता है, आपको माना जाता है भारत का सबसे बड़ा। देखिए ऐसा है, देखिए तो ठाकुर नहीं, मैं आपको मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर नहीं बोल रहा। रिपोर्ट आ रहे हैं कि इस बार जैसे वेस्टर्न पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसी बात हुई, और इसका लोग कह रहे हैं प्रभाव राजस्थान में भी होगा, इधर भी होगा। क्या ठाकुर नाराज है? मुझे नहीं लगता, बिल्कुल कतई नहीं लगता। तो अरे लोग ये देश के लिए मरने वाले हैं, देश के लिए अपनी जिंदगी देने वाले लोग हैं, और ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत का कद बढ़ाने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। भारत को भारत की अर्थव्यवस्था को एक हाइट देने का काम यदि किसी ने किया है तो वो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में भारत को इमर्ज कराने वाले यदि कोई है तो उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। तो देश को बनाने का काम, देश का मस्तक ऊंचा करने का काम जो कर रहा है, मुझे लगता है कि जो चरित्र है उसमें सारे लोग मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे। किसान उनका जो चरित्र अब तक कर रहा है, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब में किसान, अरे कुछ लोग कोई नाराज नहीं है। समूह बन चुका है इस बार। अरे ये बताइए, नाराज यदि होता समूह बन चुका है, सारे किसान नेता एक तरफ। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। आपने देखा होगा इसके पहले विधानसभा चुनाव भी उत्तर प्रदेश में हुए हैं, ह्यूज मेजॉरिटी से हम लोगों ने गवर्नमेंट बनाई है। उसके पहले भी आंदोलन हुआ है। गांव के रहने वाले लोग, किसान बहुत राजनीतिक दृष्टि से अब काफी जागरूक हो चुके हैं। ठीक है, अपने मुद्दों को लेकर कभी अपनी आवाज उठा सकते हैं, लेकिन जब देश का सवाल खड़ा होता है तो सारे भेदभावों को भुलाकर जो राजनीतिक दल अथवा जो सरकार देश का मस्तक ऊंचा कर रही है उसके साथ खड़े होते हैं। ईडी और सीबीआई जो कर रही है उससे क्या मस्तक ऊंचा हो रहा है? ईडी सीबीआई एजेंसी कर रहे हैं, जैसे कविता की अरेस्ट हुई, अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट हुई, सिंपैथी फैक्टर भी तो चला। देखिए ईडी सीबीआई का जहां तक प्रश्न है, इसको क्या चुनाव के पहले करना चाहिए था कि बाद में पोस्टपोन? नहीं, ये तो ईडी सीबीआई सवाल पूछ सकते हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं इसको?
इन सब एजेंसीज का काम जो है, ये सब एजेंसी फैक्टर जाएगी इंडिया अलायंस में। नहीं, ईडी सीबीआई वगैरह जो ये अपना काम करती रहती है। दूसरी चीज, यदि ईडी और सीबीआई ने गलत काम किया है जी। तो मैं समझता हूं कि जो भी इसके विक्टिम हैं वो कोर्ट जा सकते हैं, और इन एजेंसी ने गलत काम किया है तो कोर्ट, मैं समझता हूं, निश्चित रूप से उनको रिलीफ देगी। यदि रिलीफ नहीं दे रही है कोर्ट, इसका मतलब कि ईडी सीबीआई ने जो किया है वो सही किया है। इसके अन्यथा यदि कुछ आपको लगता हो तो आप मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन जी राजनाथ जी, जी क्या आपने पीओके के मुद्दे को मैनिफेस्टो में डाला है? मैनिफेस्टो में डालने की क्या जरूरत है? क्यों न डालें? क्यों? इसलिए ना डाले। कुछ करना चाहे तो उसको उस पर खुलकर एक तरह से लोगों को पता चले, आप फिर कब करें वो अलग बात है। पीओके को तो हम मानते ही हैं, पीओके भारत का था, पीओके भारत का है, पीओके भारत का रहेगा। इसको मैनिफेस्टो में डालने की क्या जरूरत है? इस पर कभी ना कभी तो कोई निश्चित कार्रवाई होगी। नहीं, बिल्कुल आराम से रहिए। आराम से मतलब आप बिल्कुल आराम से रहिए। पीओके के लोग खुद ही डिमांड करेंगे। कश्मीर में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से अमन अमान की स्थिति जम्मू कश्मीर में पैदा हुई है, और भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, यहां राशन के लिए मार नहीं होती है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, हमारी कामना है कि वो भी धनवान हो, ठीक बने, वहां की भी पावर्टी की प्रॉब्लम सब रिजॉल्व हो, क्योंकि पड़ोसियों के प्रति हम लोगों के भाव तो अच्छे ही रहते हैं। तो मुझे लगता है सारी स्थितियां जैसी बन रही हैं, उसमें पीओके के लोग खुद ही कहेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, हम अपने जम्मू कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं। हमको कुछ करने की जरूरत, मुझे लगता है, या शायद देश में किसी को लगता हो अथवा न लगता हो, लेकिन मुझे लगता है। और लगभग 1.5-2 साल पहले मैंने यह बात कही, आर्मी डे के अवसर पर जवानों को संबोधित करते हुए मैंने कहा था। और आपने देखा होगा कि उसके बाद टेलीविजन पर भारत के समर्थन में नारे लगाते हुए लोग पीओके में दिखाई दिए थे। हम उकसा रहे हैं उनको कि नहीं, उकसाने का कोई सवाल ही नहीं। ऐसी नापाक हरकत नहीं करते हम लोग। आप कह रहे खुद से लोग मांगेंगे, यहाँ का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है। बांग्लादेश के लोगों ने भी जब उतनी उत्पीड़न हुई उनकी, उसके बाद मुक्ति वाहिनी बनी, मगर लास्ट में जाके भारतीय सेना को जाके सपोर्ट तो करना पड़ा। तो पीओके की जो हालत है उसको आप कैसे देखते हैं? हमारी कोई तो भूमिका होगी उसमें, हमारी धरती है, हमारा जमीन है, अभी हमारा अधिकार है, नहीं बिल्कुल अधिकार है, वो हमारा ही है। तो है, हाँ, पीओके हमारा ही है, लेकिन हम आश्वस्त हैं। नहीं, आप लोगों को आश्वस्त करें राजनाथ जी, आप आश्वस्त बिल्कुल हैं। जितने रिपब्लिक भारत के जितने दर्शक हैं, और यही नहीं, मैं बहुत सीरियसली सवाल पूछ रहा हूँ। अब हम उस जनरेशन के हैं राजनाथ जी, आप हमसे सीनियर हैं। हमको हमेशा लगा था कि कई सारी चीजें देश में होनी चाहिए, एक सरकार ऐसी बने जो चीजें करे। 370 हट गया, राम मंदिर बन गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाली है। हाँ, पक्का ये तो है हमारे इलेक्शन इलेक्शन मैनिफेस्टो में है, हमारे कमिटमेंट। इस बार जल्दी कर देंगे, मैनिफेस्टो में तो बहुत सालों से, इस बार इसकी होगी, इम्प्लीमेंटेशन होगी राष्ट्रीय स्तर पर। हट रहा हूं मैं, राष्ट्रीय स्तर पर वन नेशन वन लॉ, यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप मैनिफेस्टो कमेटी में है, आपने डाली है, होगी कि नहीं इस बार? क्यों नहीं होगी? अगले मैनिफेस्टो तक 2000 नहीं, अगले 5 वर्षों में होगा। ये कमिटमेंट है, वो कमिटमेंट है। हम जनता को धोखे में रख कर राजनीति नहीं करते हैं, जो है सो है, होगा। हाँ? अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आपत्ति किसी को क्यों होनी चाहिए? गोवा में तो ऑलरेडी पता नहीं कब से यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, बहुत आपके शुभचिंतक हैं जो कहते हैं उस तरह से। अच्छा, यहाँ की मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, तो उस समय यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी पास हुआ था। राष्ट्रीय स्तर पर मैं राज्य के स्तर पर नहीं कह रहा, राष्ट्रीय स्तर पर होगी क्यों नहीं होगी? वो तो इलेक्शन मैनिफेस्टो में हमने मेंशन किया है, और इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो हम बोल देते हैं वो हमारे लिए मंत्र है, आप ये मान के चलिए। क्योंकि हमारे वर्ड्स और डीड्स, हमारे कृति और कथन, कहने और करने में कभी अंतर नहीं रहा है।
और आज नहीं, 1951 से लेकर आज तक का हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए। जो हम कहते रहे हैं क्लियर, हम जिस दिन हमको क्लियर मेजॉरिटी से गवर्नमेंट मिलेगी हम पूरा करेंगे। कौन बहुत बेसब्र है, उनको लग रहा है यही मौका है जो बड़ी बड़ी चेंजेस देश में लानी है, अभी लाना चाहिए। उसमें यूनिफॉर्म तो हो ही रहे हैं, सारी बड़े बड़े चेंजेस तो हो ही रहे हैं। ये नहीं, कौन सी यूनिफॉर्म से हाँ नहीं, मैंने कहा इलेक्शन मैनिफेस्टो में है भैया, मगर उसकी प्राप्ति कब होगी, होगा कब? नहीं, अगले 5 साल में करेंगे हम इसको। 100% बिल्कुल बिल्कुल पक्का। आज तक कोई एक बात बताइए कि हम लोगों ने कहा हो न किया हो। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट भारत की राजनीति में पैदा किया है, और इस विश्वसनीयता के संकट को, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को चैलेंज के रूप में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने स्वीकार किया है, हम लोगों ने स्वीकार किया। जो कहा है उसे किया है। पीओके पे वापस जाना चाहता हूँ। बिल्कुल जाइए, जाना तो हमारे इंटरेस्ट एरिया है, क्योंकि हमारा चैनल जो है राजनाथ जी राष्ट्र सर्वोपरि चैनल है। हम कभी कहते नहीं कि सबसे तेज ये वो, मगर सब लोग कहते हैं तेज, हम कहते हैं रिपब्लिक भारत जो है ये राष्ट्र को समर्पित एक चैनल और नेटवर्क होना चाहिए। तो पीओके के बारे में आपको इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास भी जो एजेंसी के थ्रू, दूसरे लोगों के थ्रू, और बहुत खबर है कि पीओके के लोग बेसब्र हो चुके हैं ना, मूड बन चुका है, और वो देख रहे हैं 370 हटने के बाद जिस तरह से हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, जिस तरह आप गुलमर्ग जाइए, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन देख रहे हैं लोग, विदेशी टूरिस्ट फिर आ रहे हैं, देख रहे हैं, होटल बन रहे, इन्वेस्टमेंट हो गई, स्टील प्लांट बन रहे हैं, तो उन्होंने देखा है, वो भी चाहते हैं टू बी ब्रॉट इनटू द डेवलपमेंट मेन स्ट्रीम। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना खुद ही पीओके की धरती से आवाज उठेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रतीक्षा कीजिए। हम किस तरह का समर्थन देंगे, हम किस तरह का समर्थन दे सकते हैं उस समय, हम किस तरह का समर्थन? बस इस समय इतना ही कहना चाहूंगा, पीओके से आवाज उठेगी, मुझे पक्का विश्वास है। और पीओके के बारे में तो फर्म कन्विक्शन के साथ मैं कहना चाहता हूं, था, है और रहेगा। और पाकिस्तान की सरकार को समझ लेना, पाकिस्तान की सरकार जो ऐसे भी मतलब अपनी विडंबना में रहती है हमेशा, अभी तो इतनी उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही, उनको क्या संदेश है आपको पीओके को लेकर? नहीं, उनको मैं कोई संदेश नहीं देना चाहता हूं, लेकिन उनकी समझ में तो चीजें आ ही नहीं होंगी, मेरा ऐसा मानना है। जो संदेश जाना होगा वो संदेश जाएगा समय के साथ। देखिए, पीओके की तरफ देखते रहिए। इस समय इतना ही, इस समय इतना ही, हाँ, बिल्कुल इस समय इतना ही। अगर होगा तो कुछ नहीं, निश्चित रूप से पीओके से आवाज उठेगी, मैं कॉन्फिडेंट हूं। और हमारा अधिकार, क्योंकि मुझे याद है 2 साल पहले मैंने मुझे बोला था, उसके बाद मैंने देखा कि पीओके में आवाज उठने लगी थी। जिस तरीके से राशन के लिए मारामारी पाकिस्तान में हो रही है, डेली वायरल क्लिप्स हो रहे हैं एक दूसरे, और यहाँ जो है हर मंथ 5 किलो फ्री राशन सारे 80 करोड़ लोगों को भारत में मिल रहा है, ये हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तब स्वाभाविक है, कोई देखेगा तो अंतर समझ में आएगा। और हम तो उनको अपना मानते ही हैं, हम तो बिल्कुल दिल खोल कर बैठे हैं, उनको गले लगाने के लिए दिल खोल कर बैठे हैं। गले तो लगाया ही हुआ है, गले लगाया हुआ। आपको भी तो रिपोर्ट आ रही होगी, आपको भी तो रिपोर्ट आती होंगी, रक्षा मंत्री, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, दूसरे रिपोर्ट्स आपको तो आते होंगे। मतलब ये राजनाथ जी, ये ऐसी चीज है, ऐतिहासिक कदम, ये ऐतिहासिक कदम तो होना चाहिए। कोई भी चुनाव के पहले मैं तो उन्हीं चीजों पर बात करूंगा। और आपको मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री जी से मैंने बात की थी, और एक बात तो प्रधानमंत्री जी की जो कहते हैं वो करते हैं। प्रधानमंत्री जी के साथ एक इंटरव्यू की थी मैंने, करीब 6 लास्ट इंटरव्यू था 2014 के कैंपेन का, और उन्होंने कहा था मुझे, पाकिस्तान के मुद्दे पर सवाल उठाया था, बड़ा फेमस लाइन था मोदी जी का, मैंने कहा न बम, बंदूक और बारूद के बीच में बातचीत हो सकती है क्या? क्लिप बिल्कुल वायरल हो गई थी, और फिर लोगों को लगा था कि क्या ये फॉरेन पॉलिसी में इंप्लीमेंट हो सकती है।
हमने तो दिखा दिया, दिखा बिल्कुल दिया, दिखा दिया। बिल्कुल ठीक। और बालाकोट के बाद से लेके जिस तरह से, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को इशारा जा चुका है? फॉरेन पॉलिसी पर सवाल है जो डिफेंस पॉलिसी के साथ बहुत मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की समझ पाकिस्तान को मतलब मैसेज जा चुकी है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के समझ में सारी बातें निश्चित रूप से आ रही होंगी। कौन सी बात है राजनाथ जी, कौन सी बात? भारत की स्थिति क्या है, वो कहां खड़े हैं। एक बार उनका विभाजन हो ही चुका है, 2 देश बन चुके हैं, और राशन के लिए वहां पर बिल्कुल मारामारी हो रही है। जो न्यूनतम आवश्यकताएं जो नागरिकों की होती हैं, उन न्यूनतम आवश्यकताओं को भी वहां की गवर्नमेंट पूरा नहीं कर पा रही है। उसके कारण आप देखते होंगे कि वहां के भी प्राइम मिनिस्टर और भी जब बोलते हैं तो कुछ हताश निराश से आपको नहीं लगते? हाँ बिल्कुल। कल ही मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था। और मैं कहना चाहता हूं कि बस वो भी, पाकिस्तान भी सब आतंकवाद का सहारा लेना बंद करे। हमारे पड़ोसी हैं, पड़ोसियों के साथ हम तो अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं। अटल जी हमारे कहा भी करते थे कि जिंदगी में दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते। हर पड़ोसी के साथ हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन पीओके हमारा था, है और रहेगा। राजनीतिक स्तर पर क्या आपको लगता है कि अगर चुनाव के नतीजे के आधार पर फॉरेन पॉलिसी बदल सकती है? जैसे जिस तरह से आपने नींव बनाई चीन के साथ, अब दोनों तरफ से बिल्डअप हो रहा है। एक बहुत बड़ा, आप रक्षा मंत्री है, एक आरोप आप पर है, और इस पर खुलकर कहे, क्योंकि जितने हमारे लोग हैं ना ये जानना चाहते हैं। बोलिए, जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी आजकल एक नया ट्रेंड बन चुका है वायरल वीडियो। ये विदेश में बैठकर लोग वायरल वीडियो बनाते हैं, अरे लद्दाख चला गया, कश्मीर घाटी चली जाएगी, भूटान चली गई, हमारे पड़ोसी देश हमारे साथ काम नहीं करना चाहते, चीन में घुस गया, चीन श्रीलंका कोई कहीं नहीं घुस गया, और भारत की 1 इंच जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर पाएगा। तो आप क्या बात करते हैं आप? और इस समय मैं कुछ ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इस समय भारत नहीं देखिए, इन सब चीजों पर क्लैरिफाई करना बहुत क्लैरिफाई कर, तो वही मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं ना। मैं आपको एक बात, सॉरी, जितने हमारे दर्शक हैं, जितने वोटर हैं, वो जब जाते हैं वोट कास्ट करने, तो उनके मन में राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। ये कोई म्युनिसिपैलिटी की चुनाव है, वो ठीक है, बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए, होना चाहिए। आपसे नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? जिसके अंदर भी सेंस ऑफ नेशनल प्राइड है, राष्ट्रीय स्वाभिमान का भाव जिसके अंदर भी है, स्वाभाविक है उसके देश की सीमाओं की रक्षा की चिंता होगी ही। लेकिन मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर वो पूरी तरह से आश्वस्त रहें, कहीं पर कोई शंका करने की कोई जरूरत नहीं। लद्दाख में हुआ क्या? मैं लद्दाख में देखिए, बहुत अब ऐसा है ना कि सार्वजनिक रूप से नहीं बोला जा सकता कि क्या हुआ है। आज जितना बोल सके, नहीं, भारत देख रहा है, प्रोग्राम कोई देख रहा है, वोट करने जाएंगे। भारत और चाइना के बीच अच्छे माहौल में इस समय बातचीत हो रही है। जब बातचीत का सिलसिला चल रहा हो, ठीक तरीके से चल रहा हो, अच्छे माहौल में चल रहा हो, तो मैं समझता हूं कि मुझे ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत की सुरक्षा के साथ किसी भी सूरत में भारत कंप्रोमाइज नहीं करेगा। क्या वो हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, कर सकेंगे? जो था, जब किया था तो किया था। कहां की बात कर रहे हैं? बीती बातों की यहां क्यों चर्चा कर रहे हैं? बीती बातों नहीं, हुआ होगा कभी। हवा चल रहा है आजकल। नहीं, हवा चलाने की कोशिश चल रही है। सब पिछली बातों की चर्चा कर रहे होंगे लोग, वही दिमाग में बैठा होगा लोगों को, और उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता। मैं तो अपनी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। तो लद्दाख में जो आंदोलन करने की कोशिश हो रही है, कौन आंदोलन करते हैं? कोई आंदोलनकारी वहां पे बैठे हुए हैं, रात को वहां पे उनका आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन समाप्त हो गया, जो मुझे जानकारी मिली है। लोगों को उकसाने की कोशिश चल रही है, ऑटोनोमस काउंसिल बनाई जाए, करने दीजिए। तथ्य को लंबे समय तक झुटलाया नहीं जा सकता। तथ्य तथ्य है, सत्य सत्य है। तो चीन के साथ हमारा
एग्जैक्ट रिलेशनशिप क्या है इस वक्त, और कोई चांस है क्या? हाँ नहीं, ये कोई gap देखिए, हो ये जाती है? बात सही है। पहले से भी चाइना के साथ हमारे रिलेशन तनावपूर्ण रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। अभी तनाव कितना? नहीं, लेकिन बातचीत जो इस समय चल रही है अच्छे माहौल में चल रही है। मैं देशवासियों को मैं बतलाना चाहता हूँ, गलवान में जो हुआ वो फिर से हो सकता है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है, क्या होगा कैसे होगा। इस समय अच्छे माहौल में बातचीत चल रही है दोनों देशों के बीच, और मैं समझता हूं कि जो सीमा विवाद जो लंबे समय से चला रहा है भारत और चाइना के बीच, हम ये चाहते हैं वो सारा का सारा सीमा विवाद सुलझ जाना चाहिए। सुलझेगा? और यह बात हम लोगों ने चाइना को भी कही है। सुलझ सकता है। आज की जैसी स्थिति बनी है बिल्कुल सुलझ सकता है। और राष्ट्रीय हमारे नेशनल इंटरेस्ट को बिना कॉम्प्रोमाइज, बिना अपने हमारे भारत के नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किए, और मेरा विश्वास दिनों दिन ये और पक्का होता जा रहा है। इसका आधार क्या है? देखिए, भारत के बारे में भी जो पहले जो सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी में धारणा थी, अब काफी बदल चुकी है। अब देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं, धारणा कैसे बनी। रशिया और यूक्रेन के बीच वार पिछले दो वर्षों से चल रहा है। जिस समय रशिया यूक्रेन वार ये प्रारंभ हुआ था, आपको जानकारी है कि हमारे भारत के लगभग हजारों बच्चे वहां पर कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग का कर रहा था, कोई मेडिकल का कर रहा था। स्वाभाविक है कि दोनों तरफ से मिसाइल, बम, तोप, गोले सब कुछ चल रहे थे। तो उनके जो गार्जियंस थे, माता पिता यहाँ थे, स्वाभाविक चिंतित हुए, कहीं क्या हो जाए, कहीं कोई हादसा ना हो जाए हमारे बच्चों के साथ। तो लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया, और उन्होंने बहुत ही शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ, जैसे एक बात करनी चाहिए कि स्टेट्समैन को, वैसे रूस के राष्ट्रपति से भी बात की, और जेलेंस्की मिस्टर पुतिन से भी बात की, और यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से भी बात की। तो मिस्टर पुतिन और मिस्टर जेलेंस्की दोनों से बात करने के बाद आपने देखा होगा 4.5 घंटे के लिए वार रुक गई, और लगभग 22 हजार बच्चे वहां से हमारे भारत आ गए। ये है ना भारत का स्टेशन। तो पहले वाले भारत और आज के भारत में बहुत अंतर हो गया। आप भी मॉस्को गए थे? मैं मॉस्को में गया था। आप पुतिन जी से मिले थे? नहीं, पुतिन जी से हमारी भेंट नहीं हो पाई थी। लावरोव जी से? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भेंट हुई। माहौल क्या था? बहुत अच्छा भारत। आप भी तो कितनी अच्छा विदेश यात्रा करते हैं, इतने सार्वजनिक जीवन में आपने कितना कुछ देखा है। तो क्या लग रहा है आपको, फर्क क्या लग रहा है? जो हमें अभी कहा जा रहा है कि अगले 10 साल में हम टॉप 3 इकोनॉमी, 5 साल में टॉप 3 इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी। ये हम नहीं कह रहे हैं। ये तो हमारी बहुत सारी जो फाइनेंशियल फर्म्स हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म्स हैं, वो दावा कर रही हैं कि इसमें वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी किसी की है तो भारत की है। और इस पॉसिबिलिटी को बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता कि 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप इकोनॉमी की साइज को लेकर दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में खड़ा हो जाएगा। आपको याद है जब आप पेरिस गए थे शायद, और आपने रफाल का आपका हैंडओवर हुआ था? हाँ, हुआ था। टीका, स्वस्तिक लगाया था? हाँ, स्वस्तिक बनाया था, ओम लिखा था। ओम लिखा था। वहाँ पे इधर की जो लॉबी है, नींबू भी रखा था नीचे। बहुत अच्छा किया था, बहुत अच्छा किया। और इधर की हमारी परंपरा है, उसी के अनुसार की परंपरा, हमारी परंपरा है, वही तो सनातनी परंपरा है। मगर यहाँ की लॉबी शुरू हो गई थी। ये देखिए कॉम्युनल करने दीजिए, इसको कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करते। यदि अपने कोई ईश्वर को याद करने के लिए कोई नमाज पढ़ता है तो उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं। कोई मंदिर में बैठकर पूजा करता है उसका भी स्वागत है, जो नमाज पढ़ता है उसका भी स्वागत है, जो सिजदा करता है उसका भी स्वागत है, कोई चर्च में जाता है उसका भी स्वागत है। सभी अपने अपने धर्म का पालन करें, इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सबका ईश्वर तो एक है। मगर मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल था उस लॉबी को लेकर। आपको आपके राजनीतिक करियर को मैं बहुत सालों से, मतलब मुझे मौका मिला है उसको देखने में, आपको फॉलो करने में, मगर मैं आपको लुटियन का नेता नहीं मानता, क्योंकि आपकी सोच वो लुटियन वाली सोच नहीं है। मगर लुटियन की जो एक लॉबी होती है राजनाथ जी, वो तो हर चीज को एक दायरे में देखती है। तो अभी भारत जिस दिशा पे जाए, हर चीज पे शंका, डाउट, ईवीएम हो, कुछ भी हो। और अग्निपथ को लेकर मेरा सवाल, अगला सवाल ये है
यही लुटियन की लॉबी अग्निपथ स्कीम पर जो मन में है बोल रहे, लोगों के बीच में जाकर कह रही कि आप अग्निपथ मत बनिए, आप वर्दी मत पहनिए, आप देश की सेवा मत करिए, आपकी लाश वापस आ जाएगी मगर सरकार आपको नहीं मानेगी। आपने देखा होगा, दुख तो होता होगा आपको, क्योंकि कितनी कोशिश आपने की है। क्या इसका प्रभाव हुआ है हमारे युवकों पर? बिल्कुल नहीं, रंच इसका मात्र नहीं। प्रभाव क्या हुआ है? और रंच मात्र इस नहीं। पर थोड़ा सा आप खुलकर बोले, क्योंकि नहीं, मैं खुल के बोलना चाहता हूँ। इस पर आप जरा देखिए, बोले कि अग्निपथ स्कीम को लेकर सच्चाई क्या है? अग्निपथ के अंतर्गत जब जवानों का सिलेक्शन होना था, बड़ी संख्या में, लाखों लाख की संख्या में नौजवान इसमें भर्ती हुए थे। और मैं समझता हूं अग्निपथ की हमारी जो योजना है उसको लेकर जो एक गलतफहमी लोगों के अंदर पैदा करने की कुछ लोगों के द्वारा कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं उनसे विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि सुरक्षा से जुड़े हुए सवालों पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर की राजनीति आप बिल्कुल। मैं समझता हूं देश का हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करेगा कि हमारे फोर्स में सीमा की सुरक्षा करने वाले जो लोग, हमारे देश की सुरक्षा करने वाली जो हमारी आर्मी है, उसके अंदर यूथफुलनेस होनी चाहिए। 100%। नौजवान लोग होने चाहिए। 100%। अब 18 साल का नौजवान जो काम कर लेगा, वो 50 और 55 और 60 साल का व्यक्ति हमको कोई कह देगा तो हम वो नहीं कर पाएंगे। आप कर पाएंगे? नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। मगर तो ये एक तो हमारी फोर्स में यूथफुलनेस आनी चाहिए, नए रक्त का प्रवाह बराबर जो है ये बने रहना चाहिए। उस दृष्टि से यह एक नई योजना अग्निवीर की यह लाई गई है। यह वेल कंसीडर्ड है हमारी यह योजना जो लाई गई है। और दूसरी 18 वर्ष की आयु में उनका सिलेक्शन होता है, 4 वर्ष तक वो रहेंगे, 25% लोग तो परमानेंट हो जाएंगे, तो तय है। मैंने आज तक की जो व्यवस्था है, 22 के बाद जब वो निकलेंगे तो उनके पास 4 वर्ष की सेवा का एक अनुभव भी होगा। उनके हाथ में 15.5 लाख 16 लाख रुपए भी होंगे। और साथ ही साथ इंटरमीडिएट की, हाई स्कूल पास करके वो आते हैं 18 साल की उम्र में, उनके पास इंटरमीडिएट की सर्टिफिकेट भी होगी। कहीं भी कोई सेवा करना चाहें उनके लिए रिजर्वेशन की हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज में उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था कर दी है। और अन्य प्राइवेट इंडस्ट्रीज ने स्वयं इनिशिएटिव लिया है अपनी तरफ से, अग्निवीरों को हम अपने यहाँ जॉब में प्रायोरिटी देंगे। और भी हम लोगों की कोशिश है कि अन्य सारे विभागों में, जैसे हमारी ये पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेज हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, हाँ है, कर दिया है, रिजर्वेशन का प्रोविजन कर दिया है। अभी कहीं कोई छूटा होगा तो उसमें भी करेंगे। जो विपक्ष है वो कह रही है कि जैसे किसी युवक को आपने 22 साल में आपने उनको मतलब वो सर्विस छोड़ के निकल गए और उसके बाद 4 साल जिसने हाथ में बंदूक रखी है उसको बहुत डेंजरस होता है। उनको बिल्कुल डेंजरस नहीं होता। मैं समझता हूं उसके देशभक्त के ऊपर सवालिया निशान लगा रहे हैं कांग्रेस के लोग, यदि ऐसा कह रहे हैं तो। उसकी इंटीग्रिटी पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, उसकी सत्यनिष्ठा पर, उस नौजवान की सत्यनिष्ठा पर ये लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। और मैं अपोजिशन के दोस्तों से कहना चाहता हूं, इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति से बाज आइए। इसका प्रभाव हुआ है, जितने नंबर आते हैं, जितने नंबर लोग आते हैं भर्ती के लिए का कम हुआ है। अरे क्या बहुत इतनी आंकड़े बताए आपने? नहीं, मैंने आप समझिए कि लाखों की संख्या में लोग आए, लाखों की संख्या में आए लोग, कोई कमी नहीं है। और मैं तो बराबर बात करता रहता हूं, मैंने जो हमारे आर्मी में अग्निवीर हैं, एयरफोर्स में भी हैं और नेवी में भी हैं, लड़के लड़कियां सब सारे वो बेहद खुश हैं और अपने भविष्य को लेकर वह पूरी तरह से आश्वस्त हैं। देखिए, अनावश्यक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को भी एक राजनीतिक लाभ और हानि के नजरिए से यह विपक्ष देख रहा है। मैं विनम्रता से पूर्वक यह सुझाव उनको देना चाहिए, राजनीति करिए तो केवल सरकार बनाने के लिए मत करिए, देश बनाने के लिए राजनीति करिए। बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर राजनीति करिए। राजनाथ जी, ये आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी काम किया है, आप मंत्रिमंडल में रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में भी रक्षा मंत्री हैं, तो ये नेचुरल प्रोग्रेशन, मतलब जो सवाल है कि बीजेपी, उस समय की बीजेपी अलग थी, अब की बीजेपी अलग है। वो अकोमोडेटिव बीजेपी थी, ये अकोमोडेटिव बीजेपी नहीं है।
ये नैरेटिव है ना कि उस समय बीजेपी सबको लेके चलती थी, अभी बीजेपी बिल्कुल अपना सोचती है, एक यूनिलैटरल है। तो आप जैसे अनुभवी नेता बहुत कम है जो दोनों नेताओं के साथ काम कर चुके हैं, आप कैसे कंपेयर करते हैं? देखिए, बीजेपी में कभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पर कई लोग होंगे ना, मैं बी- क्यों ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आज बहुत युवा हैं जिनको अनुभव ही नहीं है, उस जीवन का अनुभव नहीं है कि उस समय की बीजेपी क्या थी, अब की क्या है। मैंने तो आप कैसे कंपेयर करते हैं? जो उस समय की बीजेपी थी वही इस समय की बीजेपी है। जो पॉलिटिकल थॉट, जो आइडियोलॉजी लेकर हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की थी, हम उस आइडियोलॉजी से, उस पॉलिटिकल थॉट से रंच मात्र डेविएट अपने को नहीं किया है हम लोगों ने। इसलिए अंतर का प्रश्न ही नहीं होता। यदि कोई आइडियोलॉजिकल चेंजेज हो, हमारे कोई पॉलिटिकल थॉट में कोई परिवर्तन आया हो, तब तो हम ये मानेंगे। हाँ, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी उस समय से के कंपैरिजन में देखा जाए तो आज बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है। बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े हैं। अब बहुत बड़ी पार्टी की बात मैं कह रहा हूं तो मैं यदि ये कहूं कि विश्व की इस समय सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यदि कोई है तो उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। और अगर ये नंबर आए, आप फिर से आश्वस्त हैं कि 400 पार हो सकता है, 300? नहीं, इसमें मैं ऐसे नहीं बोलता। आपको क्या लग रहा है? नहीं, मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ फर्म कन्विक्शन के साथ बोल रहा हूँ। और प्रधानमंत्री भी हर बार नंबर्स की बात नहीं करते, मगर इस बार उन्होंने खुद ये स्लोगन दिए, कहा है ना, आपकी बात 400। और देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो हो जाता है। यह है। तो ये क्या संविधान बदलेंगे? ये और एक बात, क्या बात, संविधान बदलेंगे इस बार बीजेपी इतनी पावरफुल हो जाएगी, इतने नंबर। ये तो पहले धर्मनिरपेक्ष शब्द को बाहर कर। अरे क्या बात है, ये सब क्यों इन लोग ऐसी बातें आप जैसा व्यक्ति हो सकता है। मैं तो मेरा काम है सवाल पूछना। क्या आपको लगता है उस तरह की जो नींद है कहीं कोई चेंज, प्रधानमंत्री ने तो कह दिया, मगर आपसे भी पूछा, कहीं कोई चेंज नहीं होने जा रहा है। बराबर जो है संविधान में परिवर्तन लाने की कोशिश तो प्रारंभ से इन लोगों ने की है कई बार। अब एग्जैक्टली हमको फिगर याद नहीं है, कई बार इन लोगों ने परिवर्तन किया है। कहाँ की बात करते हैं, ये देश की जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। राजनीति करनी हो तो देश की जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति मत करो, देश की जनता की आंखों में आंख डाल के राजनीति करो। 400 की जरूरत क्या है? आप हर चीज जरूरत निशान उठाया जाता है, 400 की जरूरत क्या है? 300 से सरकार बन जाए। 300 क्या बनने को तो 273 से बन जाएगी, 273 से बन जाएगी, तो कोई जरूरत तो नहीं है अब, लेकिन आ रही है तो हम क्या करें। आप कैंपेनिंग करने जाते हैं तो आखिरी सवाल है, आप लोगों से मिलते हैं कि सिर्फ राजनाथ सिंह जी मंच पर जाते हैं, बड़े नेताओं से मिलते हैं? तो कुछ अपनी जो देखिए हमें तो एक्सपीरियंस के बारे में बोले आप लोगों। देखिए मैं कैसा इंसान हूँ, तो माहौल आप रीड करते होंगे। मैं कैसा इंसान हूँ कि हमारे घर पर भी जब मैं छुट्टी के दिनों में रहता हूँ 25-50-100 लोग बराबर कार्यकर्ता आपको दिखाई देंगे। बाहर भी जाता हूँ तो स्वाभाविक है कि कार्यकर्ता आते हैं, रिसीव करने आते हैं, वहां जाता हूँ, वहां मिलते हैं, और कार्यक्रम के बाद भी थोड़ी बहुत गपशप होती है लोगों के साथ, मैं खड़े हो जाता हूँ। मतलब लोग आपसे खुलकर उत्साह है लोगों के अंदर। या बहुत बड़े नेता के साथ वही बोली जाती है जो वो सुनना चाहते हैं? नहीं, आपसे खुलकर लोग मैं भी एक कार्यकर्ता ही हूँ, कोई नेता होता अपने को नहीं मानता, मैं भी कार्यकर्ता। खुलकर कुछ बोलते हैं, खुल के बोलते हैं, बिल्कुल। तो मूड के बारे में बताइए, कुछ आपने मीट किया होगा, किसी से मिले होंगे आप जिससे आपको माहौल का पता चलता है? हमारे कार्यकर्ताओं को रैली के समय में आप खंडवा जाने वाले हैं परसों, उसके बाद बताओ आपको क्या लग रहा है? हौसला बुलंद है हमारे कार्यकर्ताओं का, बुलंद है, सब काम में लगे हुए। कहीं पर कोई कमजोरी दिखाई नहीं देती, कहीं कोई आशंका नहीं दिखाई देती। राजनाथ जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप रिलैक्स मूड में हैं, और मैं भी हमेशा इलेक्शन में जब किसी नेता का इंटरव्यू करता हूं तो बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है। मुझे लग रहा है कि आप बहुत रिलैक्स हैं। जितने बीजेपी नेताओं से मैं मिला हूँ मुझे लगता है वो आश्वस्त है कि चुनाव अच्छा जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कई विषयों पर बात की और इस पर बहुत प्रतिक्रिया भी होगी, तो फिर से आपको मिलने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अरुणा जी।